वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है क्राइम की और बढ़ता हुआ क्राइम है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा एक मशहूर टिकटॉकर हैं सना यूसुफ, उनका बेईमाना कत्ल किया गया, घर में घुसकर उन्हें मारा गया। और 20 घंटे के बाद जो अभी अब से कुछ देर कबल आईजी इस्लामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने दावा किया है कि हमने मुतद्दद छापे मारने के बाद जो है मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। जो आला कत्ल था, वेपन था, वो भी बरामद कर लिया है। 2 गोलियां मारी गई उस बच्ची को। 17 साल की वो बच्ची थी, फर्स्ट ईयर की तालिबा थी, मेडिकल कॉलेज की भी। इसके अलावा इन्फ्लुएंस रखती थी, अपना अच्छे खासे उनके इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलोअर्स थे, और उसको उस बच्ची का कत्ल किया गया। इसके अलावा हमने देखा चंद रोज़ कबल भी इस्लामाबाद के फैज़ाबाद के मेट्रो स्टेशन पर जो पुलिस एहलकार हैं उनको भी जो है वो शहीद किया गया उनकी जानिब से, डकैतों की जानिब से। और सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए थे शायद पुलिस एहलकारों ने, उस तरह सेफ्टी मेजर्स के अहकामात नहीं दिए गए थे। सीआईए के एहलकार थे, बड़े जवान थे, जो एक शहीद हो गए, एक शदीद ज़ख्मी भी हैं। और पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उनके भी जो कातिल थे उनको पकड़ने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ उनके जो साथी थे उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की गई, और इस दौरान जो है वो जो कातिल था वो मारा गया। दिगर गुल सूरत हाल है, इसी पर बात करेंगे। जो सब क्या इस्लामाबाद एक बड़ा महफूज शहर कंसिडर होता था? हमारी भी एजुकेशन इसी इस्लामाबाद शहर की है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की, स्कूल की। हम देखते थे यहाँ पे बड़े पुरअमन माहौल था, बड़ा पुरसकून माहौल था। क्या कानून नाफज करने वाले अदारे कमज़ोर हो गए या मुजरिम मजबूत हो गए? बहुत शुक्रिया राय साहब। बिलाशुबा इस्लामाबाद दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत है, और हमारा तो पसंदीदा शहर है। चूँकि हमने एक उम्र का बड़ा हिस्सा इस शहर को दे दिया, और शायद ये हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। बदकिस्मती ये है कि माशरे में जो बर्दाश्त है ना वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। और फिर दूसरी बदकिस्मती इसके अंदर ये है कि वालिदैन की लापरवाही जो है उसकी वजह से भी ये वाक़यात बहुत ज़्यादा रुनमा होते हैं। अब एक वो जो कातिल है मुबैना तौर पर, उसके बारे में पता चला है कि वो भी बड़ा कम उम्र था। तो अब एक सवाल तो ये भी है कि उस जो कम उम्र कातिल है उस मुबैना कातिल के पास वेपन कहाँ से आया? सही। हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बिल्कुल इस्लामाबाद पुलिस की, बड़ी एफिशिएंट इस्लामाबाद पुलिस है। आपने ख़ुद ही जिक्र किया है। आप ये देखें कि यही जो डकैत हैं, ये मोबाइल स्नेचर हैं, इन्हीं से इस्लामाबाद को साफ़ करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस वक्तन फ़वक्तन कार्रवाइयाँ करती रहती है। आपको क्या लगता है पुलिस की तरबियत और नफरी में कमी है, या क्या वजूहात है, या इनके पास टेक्नोलॉजी उस तरह से नहीं है? सर देखें, इस्लामाबाद पुलिस आप ये नहीं कह सकते। इस्लामाबाद पुलिस के पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। आपके सामने वो याद है, वो एक इस्लामाबाद पुलिस के साबिक एसपी थे, एक नौजवान यहाँ से लापता हुआ था G7 से, और फिर इस्लामाबाद पुलिस ने यही जदीद तरीन जो तरीका अपनाया था, और फिर उसकी डेड बॉडी को रिकवर किया गया, जाके मानसेरा के एक पहाड़ी इलाके से जाकर रिकवर किया गया। और फिर उस अपने साबिक जो एसपी मुलाजम थे, गालिबन उनका नाम आरिफ शाह था, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। सही। तो पुलिस अपनी ड्यूटी तो उसी तरीके से कर रही है, लेकिन ऐसे वाक़यात की रोकथाम में माशरे का बहुत बड़ा किरदार है सर पुलिस। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइए राय साहब कि पहले इस्लामाबाद के अंदर नाके बहुत ज़्यादा थे। आप और मैं हमेशा तंग होते थे, हमेशा हम तनकीद करते थे कि इस्लामाबाद को आपने असार के अंदर ले लिया है। अब पुलिस बेचारी क्या करे, जितनी आबादी इस्लामाबाद की बढ़ चुकी है, पुलिस अब आप देखें सेफ सिटी आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा वर्किंग कर रहा है। जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था कि हमारे वो CIA पुलिस के थे ASI सुधीर अहमद अब्बासी, ये बिल्कुल ये मारगला की जो पहाड़ियाँ इसकी बैक साइड पर एक एरिया है यूनियन कौंसल फला, वहाँ के वो रिहायशी थे। उनके साथ एक जाफ़र जहांगीर थे, वो कांस्टेबल थे, और उन डकैतों को पकड़ने के लिए गए थे कि उनकी वो गोलियों का निशाना बने। सुधीर अब्बासी वहाँ पर शहीद हुए। जाफ़र जहांगीर इस वक्त भी पिम्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, क्रिटिकल है। मतलब वो अपने शहरियों को बचाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस के जवान और अफसरान, गैंग कल्चर है, ये गैंग है, मनशियात वाले हैं, ये कैसे बढ़ गया इस्लामाबाद? देखिए, इसमें सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैं फिर बात वही करूँगा कम्युनिटी को। एक तो जो यहाँ पर साबिक IG थे
कुछ साल पहले उन्होंने एक सिलसिला यहाँ पर शुरू किया हुआ था इस्लामाबाद के अंदर कि कोई भी मकान रेंट के ऊपर देगा तो वो तमाम क्वाइफ मुतलका थाने में ज़रूर जमा करवाएगा। आपके ये जो सराउंडिंग में आबादियाँ हैं ना सर, जैसे आप ले लें सवा को ले लें, बाराकऊ को ले लें, और ये पूरी एक पट्टी, फिर तरनोल और गोल्डे वाला एरिया, इस सारे को ले लें। आपने एक ऑपरेशन किया अफगानियों को निकालने का, आप उसमें 100% कामयाब नहीं हो सके, आपने सफाई नहीं की है उनकी। सबसे पहले उनकी सफाई करने की ज़रूरत है। वो क्रिमिनल लोग कहाँ से आए, उनका डाटा पुलिस के पास होना इंतहाई ज़रूरी है। फिर दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी ये जड़वां शहर है, यहाँ पर वारदात होती है, वो भाग के रावलपिंडी के अंदर चला जाता है। इनके अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम का बेहतर होना वो इंतहाई ज़रूरी है। और फिर कम्युनिटी जो पुलिसिंग है ना वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मल्ले लेवल के ऊपर, सेक्टर लेवल के ऊपर, सब सेक्टर लेवल के ऊपर आप कमेटियाँ नहीं बनाएंगे, वहाँ के लोगों को उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उस वक्त तक ऐसे मामलात के ऊपर काबू पाना खासा मुश्किल होगा। सही हो गया। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन बजट के लिए आऊँगा आपकी तरफ। इरशाद साहब, ये जो मौजूदा थाना कल्चर है, क्या लगता है आपको अवाम की तहफ़्फ़ुज़ की राह में ये रुकावट है सबसे बड़ी? देखें काशिफ साहब, बात यह है कि यूँ तो हम डिस्कशन करते हैं मुल्क की इस्लामदी के हवाले से और दाखिली हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी सूबे की हो, ख़ास तौर पर अगर इस्लामाबाद के हवाले से आप बात करते हैं तो यहाँ वफाक है, वफाकी दारुल हुकूमत है। जब तक पुलिस की 3 पॉइंट के हवाले से मैं बात करूँगा कि जब तक पुलिस के अंदर आप सियासी मुदाखलत ख़त्म नहीं करेंगे, पुलिस में बेहतरी नहीं आएगी। जब तक पुलिस में असर व रसूख, मालो दौलत और इसका रौब नहीं ख़त्म करेंगे तो तब तक आपके अंदर बेहतरी नहीं आएगी। तीसरी चीज़ ये होगी कि अगर हम अपने अदालती निज़ाम को मज़ीद बेहतर और मौसर नहीं बनाएंगे, हम कभी भी किसी मुजरम के गिरबान तक नहीं पहुंच सकते। हमारे यहाँ देखें, इस्लामाबाद में ठीक है, मानते हैं पुलिस के पास काफ़ी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी हुई है, उनकी कुछ अफसरान भी बहुत अच्छे हैं, सारे मामलात हैं। लेकिन अगर ये सारा सिस्टम ठीक है तो फिर जराइम बढ़ कहाँ क्यों रहे हैं? क्यों जराइम जो है वो बेकाबू हो गए हैं? क्यों किसी मासूम, किसी मर्द, किसी औरत की बच्ची या बच्चा जो है वो दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता है? हर जगह सेफ सिटी कैमरे हैं, कहाँ हैं हमारे सेफ सिटी कैमरे? क्यों उनको चेक नहीं किया जाता? बच्चों की असलियत तक रसाई कैसी है, ये देखें ना जी। सवाल ये वहाँ पे अब बात ये आती है, हमें दोबारा से एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए पुलिस को बेहतर बनाना होगा। हमें ये चीज़ें देखनी होंगी। हमें पुलिस को इंसाफ और कानून, इन दोनों को इकट्ठा बिठाना होगा, इनके अंदर ये चीज़ें देखनी होगी। देखें, हौसला अफजाई कहाँ होती है? जहाँ पता है कि एक बाअसर अफराद ने एक मजलूम का कत्ल कर दिया है, उसको मालूम है मैं पैसे दे के, सिफारिश करा के किसी न किसी तरीके से बाहर आ जाऊँगा तो वो कत्ल उसका करना और लोगों को हौसला अफजाई देता है। जब तक हमारी अदालतें मज़ीद अपने आप को फ़ाल नहीं करती, जब तक ऐसे, मैं तो उनको दहशतगर्द कहूँगा, ऐसे दहशतगर्दों को चौक चौराहों में फांसी नहीं दी जाएगी, जब तक मुजरम के गिरबान तक हाथ नहीं पहुँचेगा, जब तक आप सियासी मुदाखलत थाना कल्चर से ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ये हमारे यहाँ ये सिलसिला चलता रहेगा, चाहे वफाक हो चाहे न्यूयॉर्क हो। देखें, अगर हम बाहर के ममालिक की मिसालें देते हैं ना, वहाँ एक सिस्टम है, यही लोग हैं, यही इंसान हैं, यही पुलिस हैं, सब उनके पास भी यही सूरतें हैं। लेकिन क्या है, वहाँ पे निज़ाम की बेहतरी है। हमें अगर आने वाले वक्तों में अपनी आने वाली नौजवान नस्ल को बचाना है तो हमें बहुत सारी इस्तेलाहात यहाँ पर करनी पड़ेंगी। देखें, एक गरीब आदमी, आज भी आप चले जाएं, थाना कल्चर की आप बात करते हैं, कहीं भी चले जाए, गरीब आदमी को आज भी थाने में बुलाकर, सबकी मैं बात नहीं करता लेकिन अक्सरियत में ऐसे ही होता है, उसको लाते ठुड्डे मार के जो एप्लीकेशन देने वाला है उसको आप बाहर निकाल देते हैं। जब तक गरीब को ये मालूम नहीं होगा कि हाँ मुझे मेरी दरख्वास्त पर कार्रवाई हुई है, मैं समझूंगा उस दिन इस मुल्क में इंसाफ ही आया है, उस दिन हमारी पुलिस के अंदर इस्लाहत भी हुई है। जब तक मेरिट पे अफसरान नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर सियासी कल्चर, सियासी मुदाखलत है, ये हमारी सबसे बड़ी वजह है। कैपिटल में हमने देखा खुसूसी तौर पे ज्यादा सियासी मुदाखलत है, अफसरान की तैनाती, क्योंकि वही तो मैंने आपको स्टार्टिंग में यही कहा ना कि वफाक का एरिया है। हमें हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे लोग, इन लोगों को चाहिए कि खसूसी तौर पर यहाँ पर एक जो है वो सिस्टम को फाल दोबारा करें, जैसे सेफ सिटी का इन्होंने लगाया था। अच्छा, फिर हमारे पास फंडिंग की कमी है, पुलिस के पास वो वसाइल नहीं है, पुलिस के पास जदीद असला नहीं है, पुलिस के पास पेट्रोलिंग के लिए कंटेनर पर लगा देते हैं। हाँ, पुलिस के पास जो है पेट्रोलिंग के लिए पैसे नहीं है। या ये चीज़ें आप देखें, पुलिस का गश्त कम हो जाना, ना सिर्फ कत्ल की वारदातें, चोरी चकारी, आप ये
देखें कि इस हद तक वारदातें बढ़ गई हैं कि मोटरसाइकिलों के अंदर से एक 200 400 400 रुपए की बैटरी तक नहीं अगला कोई छोड़ता। तो यहाँ तक कि ये सूरत हाल हो चुकी है, चोरों का ये ग्रेड आ और उस चुका हुआ बैटरी है। को बचाने के लिए लोग 800 के कुंडे लगवाते हैं। ये देखें, ये सूरत हाल है। सही लिहाजा हमें अपने शिवराज साहब, निज़ाम मैं को दोबारा पड़ेगा। राय साहब से 10 सेकंड में इस पे लूंगा। देखें, मैं आप इस्लामाबाद पुलिस को कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, मैं उसे कटहरे में नहीं खड़ा कर रहा। देखिए, एक नौजवान आता है, अब पुलिस को अलार्म तो नहीं है कि इसने वेपन लगा के रखा हुआ और वो अचानक आके किसी को कत्ल कर देगा। हर घर के बाहर पुलिस गार्ड को खड़ा भी नहीं किया जा सकता। आपके सामने तीन कैसे उसके पास आया, ये तो ये इम्पोर्टेंट है सर। 3 केसेस हैं आपके सामने। वो साबिक एसपी आरिफ शाह साहब वाला मामला, देखिए पुलिस ने कैसे ट्रेस किया, कैसे गिरफ्तार किया। आपके सामने ये एएसआई सुधीर अब्बासी साहब वाला मामला कि उनके जो कातिल थे वो कैसे अंजाम तक पहुंचे, और फिर इस सना यूसुफ वाला कि 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस मुल्जमान तक पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया। ये तो आप कम से कम, लेकिन ऐसी कोई एग्जांपल नहीं है ना जो साहब कि वारदात से पहले वारदात को रोक लिया गया। सर तो ये ऐसी एग्जांपल ये तो दुनिया में कहीं भी मुमकिन नहीं होता है जी। सर, क्यों नहीं होता? बिल्कुल देखे ना, तो नहीं है ना, इतनी रेशो भी नहीं है, सही कह रहे हैं। देखे ना, होता भी यही है, कई दफा वारदात से पहले हमारे कानून नाफज करने वाले इदारे ख्वारिज को पकड़ते हैं ना इंटेलिजेंस बेस्ड पे। जी, जी। तो पुलिस का इंटेलिजेंस बेस्ड निजाम इतना मजबूत होना चाहिए कि वारदात से पहले उन्हें पता लगे कि वारदात हो। सर, आप 17 साल नौजवान के बारे में आप कैसे कह सकते हैं कुछ देर बाद ये मैं वो जरा मेरा प्रोफेसर कातिल बनेगा? साहब, नौजवानों में जराइम की शरह बढ़ती जा रही है, खुसूसन इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं। दूसरा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का एक कत्ल, बेईमाना कत्ल, ये एक बड़े अफसोसनाक बात है। ये क्या समझते हैं कि नौजवानों में मनशियात का इस्तेमाल और जो क्राइम की शरह है, जराइम की शरह है, वो क्यों बढ़ती जा रही है? काशिफ साहब, बहुत एक पिन पॉइंट तरफ आपने इशारा किया है। दुख की बात यह है कि ख़वातीन हमारी बहनें भी हैं, हमारी माएँ भी हैं, हमारी बच्चियाँ भी हैं। ये सिर्फ सना यूसुफ का कत्ल नहीं है, बल्कि वो तमाम ख़वातीन जो अपने घर से सुबह रिज़्क़ की तलाश कर निकलती हैं, ये उन साल की थ्रेट है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको अगर रोका ना गया, अगर इसके ऊपर जैसा हमारी पुलिस ने विदिन 20 आवर्स इसको जो मुजरम था उसको पकड़ा और साथ साथ उसकी बाकी चीज़ें भी उससे की हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी पुलिस की ये कामयाबी है। और 2 चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जब हम सोशल मीडिया का बेदरे इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे घर वाले हैं, जो हमारे वालिदैन हैं स्पेशली, उनको अपने बच्चों की तरफ मैं ये समझता हूँ कि एक कीन चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखना चाहिए। भले कि आपके बच्चे आपके मीन्स के उस एतबार से आप उनको नहीं पूछते, लेकिन अब ये पूछना अपने वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। मैं ये समझता हूँ कि अगर छोटे बच्चे हैं, ऑफ कोर्स अगर यंग भी हैं, अगर आप उनको वहाँ पे ब्रेड एंड बटर का इंतजाम करते हैं तो इतना तो आप यहाँ पे राइट रखते हैं ना कि आप अपने बच्चे से पूछें कि मतलब आप कर क्या रहे हैं भाई। तो मेरे ख्याल में जो एथिकली जो चीज़ें होती हैं अपने घर से बिल्ड होती हैं। और दूसरी बात ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी जो यंग जनरेशन में जो आदमी बर्दाश्त का जो एलिमेंट पाया जाता है, इसकी जस्ट एक ही वजह है कि वो जो सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल है वो हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे उसको रिसर्च के तौर पर यहाँ पे अगर हम लेंगे, उसको लर्निंग के तौर पर लेंगे, तो मेरे ख्याल में वो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। उसी को अगर आप यहाँ पे ड्रामाज की शक्ल में देखा जाए कि जो भी ड्रामाज यहाँ पे आपको दिखाए जाते हैं उसे एकदम शूट किया जाता है दूसरों को, फिल्म जो दिखाई जाती हैं, मैं ये समझता हूँ कि इससे सिर्फ एक यहाँ पे पुलिस की काम नहीं है, घर वालों का काम नहीं है, कि एज ए होल हम सबको मिल के इसको बेहतरीन तरीके से आगे लेके जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ जो हमारी जो अभी यंग पुलिस है, जो पढ़े लिखे जो नौजवान आ गया है, इनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा पुलिस का जो महकमा है काफ़ी फ़ाल हुआ है, क्योंकि साथ साथ इसमें जदीद टेक्नोलॉजी भी इन कर दी गई है। CCTV कैमराज डेवलप किस्म यहाँ पे अपने जगह जगह के ऊपर उनको इंस्टॉल कर लिया गया है। लेकिन जिस तरह आपने एक बात की कि वेपन आए तो आए कहाँ से, तो मैं ये समझता हूँ जितना उस एतबार से जो हमारी पुलिस मुतहरक होती है इन चीज़ों से, तो जो बाकी जो ग्रोह हैं वो भी अपने एतबार से उस एतबार से स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन इसमें अंदर की जो ऐसी कोई भेड़ें होती हैं जो मिली होती हैं, जिसको बेस करते हैं वो लोग ऐसी सफ़ों में घुस जाते हैं। जब इस्लामाबाद मैं ये समझता हूँ कि एक पीसफुल सिटी है, और अगर यहाँ पे अगर आप इसको खून से रंग देंगे तो मेरे ख्याल में हम सबके लिए लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि हम सब में से कोई भी महफूज नहीं यहाँ पे नहीं है। हमारे तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चे यहाँ पे, ख्वातीन यहाँ पे, और पूरा पाकिस्तान पर पूरी दुनिया एक सोना ख्वाब देखते हैं कि इस्लामाबाद में जाए। तो मेरे ख्याल में ये सबकी जिम्मेदारी है। और जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी सराहा है इसको, जिस तरह उन्होंने यहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, सिक्योरिटी बाकी जो यहाँ पे कंसर्निंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हदायत जारी कर दी गई हैं, न्यूज़ अलर्ट जारी कर दी गई हैं, जिस तरह के जगह जगह के नाके लगा के अपने पुलिस वालों ने यंगस्टर को रोका हुआ है, उनका चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। तो मैं ये समझता ये बहुत अच्छी बात है। और जो भी एक दो का जो केसेस यहाँ पे अगर आए भी हैं तो मेरे ख्याल में ये भी इसकी जल्दी से खात्मा किया जाए। सही। मैं जरा थोड़ा सा जो बजट पे बात कर लें कि
آ گئی ہیں، تجاویز آ گئی ہیں سامنے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا موجودہ بجٹ جو ہے عام آدمی کے لیے ریلیف والا بجٹ ہوگا یا صرف وہی اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے؟ بہت شکریہ رائے صاحب. مجھے یاد ہے سب سے پہلا بجٹ میں نے کور جو کیا تھا سر وہ 2002 والا بجٹ تھا، اور اس وقت ہمارے جو وزیر خزانہ تھے وہ تھے جناب شوکت عزیز صاحب. تو اس وقت سے ہم آج تک یہی سنتے آ رہے ہیں. چونکہ ملکی حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں، بڑی نازک صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، نازک موڑ ہے، یہ موڑ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. تو صرف قوم کو بس تھوڑا سا مزید جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. یقیناً اس بار کا بھی جو بجٹ ہے وہ بھی اعداد و شمار کا وہ گورکھ دھندا ثابت ہوگا. لگ تو کہیں نہیں رہا ہے کہ ہمیں کہیں پر کوئی بڑا ریلیف ہمیں ملے گا عوام کو ہمارے ہم سے مراد عوام کو، کیونکہ ہمیشہ جو ریلیف ملتا ہے وہ خواص کو ملتا ہے. تو وہاں پر تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑی خبر چل رہی ہے کہ جی وہ جو آپ کی استعمال شدہ گاڑیاں ہیں ان کے اوپر کوئی ڈیوٹیز جو ہے وہ کم کی جا رہی ہیں. ہاں ایک چیز آپ کے لیے یہ ریلیف بہت اچھا ہو سکتا ہے کہ اب یہ تجاویز آ رہی ہیں جی کہ آپ ساری خریداری جو کریں گے وہ اپنے ڈیجیٹل کرنسی سے آپ کریں گے، ڈیبٹ کارڈ سے کریں، موبائل سے کریں. نہیں کریں گے تو آپ کا اس کے اوپر اضافی آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی. آپ اے ٹی ایم آپ یوز کریں گے تو اس کے اوپر آپ کو اضافی ٹیکس لگے گا. ٹیکسز کافی زیادہ ہیں، ریلیف ہمیں ملتا جو نظر دور دور تک نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، میں ذرا شہزاد صاحب کیسے ہیں؟ دعوے کون سے شعبے ہیں بجٹ میں جن کو ترجیح دی جائے؟ کاشف صاحب یوں تو کافی سارے شعبے ہیں، مگر میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کچھ اور 2 منٹ ہے آپ کے کہنا پاس، چاہوں گا. 2 منٹ سے میں صرف اس وقت تجاویز دوں گا کیونکہ ابھی بجٹ آیا نہیں ہے. بجٹ جس وقت آئے گا ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. تجاویز تو آ گئی نا بجٹ کی، وہی پوچھ رہا ہوں گئی. کون سے تجاویز متوقع طور پہ کون سے شعبے ہیں بعض جن کو دفعہ متوقع طور پہ میں نے آپ سے پوچھا کون سے شعبے ہیں جنہیں ترجیح دی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، ترجیح تو تعلیم ہے، صحت ہے، ان کو ترجیح دی جا رہی ہے. ہمارا دفاعی سسٹم ہے اس کو ترجیح دی جا رہی ہے. کٹ لگا کے جو ہے وہ ترقیاتی منصوبوں پہ لگایا جا رہا ہے. نہیں، ترقیاتی منصوبے جو پینڈنگ تھے ان کو بھی کور کر رہے ہیں. منصوبوں کے اوپر کٹ لگ گیا 100 ارب روپے کا. میں تو یہ یہاں پہ صرف ایک یہ بات کرنا چاہوں گا، دیکھیں بجٹ چاہے تجاویز کچھ بھی ہوں، ابھی رزلٹ نکلے یا بعد میں نکلے، دیکھنا یہ کہ ایک غریب آدمی اور ایک عام آدمی کو اس بجٹ سے کیا ملے گا. ان کو اربوں اشاریوں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کس شعبے کے لیے کتنے ارب رکھے ہیں کتنے. میں صرف یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت کو ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی بجٹ ابھی پیش نہیں ہوا، ابھی بجٹ پیش ہونا ہے شاید 10-11 تاریخ یا جو بھی وہ فائنل کریں گے. بٹ اس میں یہ 10 کو تو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا. اچھا اب یہاں پہ یہ ہے سر، یہاں آپ دیکھیں کہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر انہوں نے بے روزگاروں کے لیے آسان شرائط کے اوپر قرضے دیے، وفاق نے کوئی نہیں دیے. اچھا اسی طرح انہوں نے وہاں پہ جو بے گھر لوگ تھے ان کے لیے گھر کی اسکیم بنائی، یہاں پر وفاق میں کوئی نہیں بنائی. انہوں نے لیپ ٹاپ، ہاں میں یہ یہاں پہ یہ تجویز دینا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کے نوجوان کیا اس معاشرے کے نوجوان نہیں ہیں، اسلام آباد کا رہائشی کیا اس ملک کا رہائشی نہیں ہے؟ کیوں وزیر اعظم پاکستان نے ابھی تک وفاق کے اندر بسنے والے لوگوں کے لیے کوئی ایسی تجویز نہیں دی جس کے لیے ایک پڑھا لکھا نوجوان جو امید لگا کے باہر آتا ہے سرکاری نوکری ملنا تو درکنار ہے. یار آپ اس کے لیے کوئی روزگار کا بندوبست کریں کہ اس کے لیے آسان شرائط کے اوپر کوئی قرض کا کریں. وہ لوگ جو بھاری بھرکم کرایہ دے رہے ہیں، وفاقی حکومت نے کیوں کوئی ایسی اسکیم نہیں لائی کہ جو بے گھر افراد ہیں ان کے لیے آپ گھر کے لیے کریں. اور خواتین ایسی پڑھی لکھی ہیں جو باہر بعض دفعہ نہیں آ سکتی، ان کے لیے آپ نے گھریلو صنعت کے لیے کوئی تجویز نہیں دی. میں یہ کہوں گا کہ ان چیزوں کے اوپر ہم اگر قابو پا لیں تو ہماری مہنگائی میں بھی اور بے روزگاری میں بھی کسی حد تک کمی آ سکتی ہے. صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے. وہی شکوہ میں کر رہا ہوں. صحیح ہے. پروفیسر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو، حکومت جو ہے مہنگائی جس کا رونا عوام رو رہی ہے، اس پر اس بجٹ میں کوئی ریلیف دے پائے گی عوام کو؟ دیکھیں جو ہماری مصنوعات بیس کرتا ہے وہاں پہ وہ میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے تو اس کے کوئی ریلیف آپ کو نہیں دی بلکہ اس کو الٹا سرچارج لگا دیا. اور جو لوگ ویسے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2.5% جو ہے 2.5%. اس کے بعد جو مطلب آپ دیکھیں گریڈ 1 سے لے کے اور یہ بڑھے گا اگلے سال، یہ 5% ہو جائے گا. 1 سے لے کے 45 ارب روپے کی ایک سال میں آمدن متوقع ہے اس 2.5 سے، اور اگلے سال اس کا 90 ارب ایکسٹینشن ہو جائے گی. ایک اور چیز دیکھیں کہ گریڈ 1 سے لے کے 16 تک اگر آپ یہاں پہ ان کو 25% اب ان کی سیلری کو بڑھا رہے ہیں، اسی طرح
माना 17 से लेके तो 22 तक, अगर यहाँ पे उनको 20% तक बढ़ा रहे हैं सर, जो यहाँ पे हमारे पेंशनर्स हैं उनको 15% इजाफा, लेकिन एक आम जो दिहाड़ीदार है, जो लेबर है, उसके लिए आपने क्या किया? असल बात तो उसकी थी ना, क्योंकि जो पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने 15% इनको इंक्रीज़ की थी। क्या ये महंगाई सिर्फ यहाँ पे हमारे ब्यूरोक्रेसी के लिए है, गरीब आदमी के लिए नहीं है? तो मैं ये समझता हूँ कि बजट ऐसा होना चाहिए कि ऑफकोर्स कि आवाम के जो IMF की हमें शराइत मंजूर करना पड़ती हैं, लेकिन IMF को तो नहीं दिखता ना कि यहाँ पे गरीब भी हैं। ये तो आपको पता है कि जिस गली से, जिस मोहल्ले से, जिस नुक्कड़ से आप वोट कैश करके यहाँ पे पहुँचे हैं, तो मैं ख्याल उस एरिया में रहने वालों के लिए जो बेसिक नीड्स हैं उसके बारे में तो आपको आइडिया होना चाहिए कि एक मिडिल लेवल जो फैमिली है वो किस एतबार से अपने 37,000 में, 50,000 में, 75,000 में आपके घर के बजट को यहाँ पे अरेंज कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को उस घर की सोच रखते समझते हुए बिजली के बिल्स के देखें, यहाँ पे आपकी गैस के बिल्स को देखें, यहाँ एजुकेशन को देखें, ये तमाम चीज़ें कंसिडर करके अगर आप यहाँ पे बजट बनाते हैं, एक आम आदमी का बजट बनाते, मैं ये समझता हूँ कि वो बजट पूरे पाकिस्तान में अगर आप फॉलो करेंगे तो लोगों की ज़्यादा पजीराई उसको मिलेगी। चेंज जाए कि मैं ये समझता हूँ आप यहाँ पे इकोनॉमिस्ट यहाँ पे बुलाएं, फॉरनर्स के यहाँ पे बुलाएं, उनके साथ यहाँ पे मीटिंग्स रखेंगे किस तरह हम लोग यहाँ पे अपने आवाम के लिए बजट तैयार करें। शर्म का मुकाम यह है कि वो लोग आपको सिखाते हैं कि इतना पैसे हम आपको दे रहे हैं, इतने हम आपसे लेंगे। भाई जो आपकी जो एलीट क्लास आप उसको यहाँ पे टैक्सेस लगाएं ना। जो एक गरीब आदमी है, एक बाइक वाला है, वो भी उतने का पेट्रोल लेगा, एक लेमोजिन वाला वो उतने का पेट्रोल लेगा। यहाँ पे भी कोई यहाँ पे क्राइटेरिया रखें कि भाई जो गरीब आदमी है उसके लिए कुछ ऐसे यहाँ पे कार्ड्स होना चाहिए, कोई उसके लिए यहाँ पे सहूलत कार्ड होना चाहिए, कुछ वाले का रेट कुछ और होना चाहिए। और तो यही है ना, आप एक ही छड़ी से सब आगे जा रहे हो तो फिर कह रहे हो कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। भाई तरक्की कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अमीर आदमी तरक्की कर रहा है, गरीब आदमी तरक्की बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो जब तक गरीब की आवाज बन के नहीं सोचेंगे, मेरे ख्याल में पाकिस्तान कभी भी सुधरने वाला नहीं है। सुधरने वाला है। सब कुछ कहना चाह रहे थे। सबसे इम्पोर्टेंट है जो अभी खबरी ने हमें खबर दी है कि कोई $35 बिलियन की इन्होंने एक्सपोर्ट रखी है, $65 बिलियन की इंपोर्ट रखी है, मतलब $30 बिलियन तो सिर्फ वहाँ पर आ रहे हैं। फिर इन्होंने ये भी तोका ज़ाहिर किया है कि हमें तकरीबन $39 बिलियन जो हमारे समुंदर पार पाकिस्तानी है वो भेजेंगे। तो $39 बिलियन अगर वो भेजेंगे तो आप उन्हें क्या सहूलियात देंगे, ये इस मामले में भी अभी जो देखना चाहिए। बिल्कुल, प्रोग्राम का यहाँ वक्त ख़त्म हो रहा है। जाते जाते सिर्फ इतना कहेंगे कि इस्लामाबाद जैसे महफूज शहर में जराइम का बढ़ना सिर्फ पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान नहीं है, बल्कि पूरे निज़ाम पर एक सवालिया निशान बन चुका है। और बजट 2025-26 की अगर हम बात करें तो ऐलानात ही काफ़ी नहीं है। अगर इन ऐलानात को अमली शक्ल का रुख ना दिया गया तो ये एक कौम के लिए मायूसी का सबब भी बन सकता है। जो कौम इस वक्त बड़ी खुश है बयानुल मरसूस के कामयाब ऑपरेशन के बाद, वो फिर एक मायूसी का सबब भी ये चीज़ बन सकती है। और असल सवाल तो ये यहाँ पर जो बन रहा है वो यही है कि क्या हम संजीदा रियासत की तरफ बढ़ रहे हैं या सिर्फ वक्ती बयानात और फाइलों तक ही महदूद रहेंगे। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।